तो कल हम जो कन्वेंशन की बात कर रहे थे, तमाम प्रकार की जो संधियां हैं, ट्रीटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको ही समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा था कल अर्थ समिट की बात हमने की, और अर्थ समिट से दो चीज़ें निकल करके आई, खास करके CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दो तरह के कंजर्वेशन की बात आई कि एक तो संरक्षण करना है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, और दूसरा UNFCCC, क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। और इससे पहले आपको बताया था 88 में IPCC, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये जो संस्थाएं हैं, ये जो लगी हुई थी क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो पहली बार पृथ्वी सम्मेलन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चर्चा होगी, जिक्र आया। तो तीन तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चर्चा हो सकती है। एक तो ओरिजिन, वर्ल्ड का ओरिजिन, तो ब्रंटलैंड कमीशन, वर्ल्ड का ओरिजिन वहां से आता है। दूसरा, उसका पहली बार यूज कहाँ हुआ, तो अर्थ समिट में, रियो अर्थ समिट में। और फिर है कि कन्वेंशन, प्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के कन्वेंशन कब हुआ, तो वो हुआ रियो 10, 2002, रियो 10, 2002, जोहानिसबर्ग। तो साउथ अफ्रीका में जोहानिसबर्ग में जो सम्मेलन हुआ 2002 में, वो इसी मुद्दे को लेकर के था, इसी एजेंडा को लेकर के था। और वहां पर इसको अर्थ समिट में 92 में क्या कहा गया था, एजेंडा 21। अर्थ समिट में उसको एजेंडा 21 कहा गया था। और अब यहां पर कन्वेंशन, वहां पर वो आउटकम था। पृथ्वी सम्मेलन में क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आउटकम के रूप में था, यानी जो समिट हुई है उसका आउटकम निकल करके आया, और उसको उन्होंने लक्ष्य बनाया कि अब हम इसको कहां तक ले जाना चाहते हैं। और जो हम जोहानिसबर्ग में देखते हैं, यहां पर इनपुट है, यानी कि इस एजेंडा पे बात शुरू होगी, यहां से बात शुरू होगी, आउटकम दूसरी चीज है। और फिर तीसरा 2012, रियो +20, फिर आ जाएगा रियो +20। तो ये जो सफर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम करने का, और फिर 2015 में जाकर के आप जानते हैं पेरिस में, पेरिस समिट में क्या हो जाता है, पूरी तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2021 से 2030 के लिए, तो अब हो गया एजेंडा 2030। अब वो क्या बदल गया, एजेंडा 2030। 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 17 गोल्स डिफरेंट सेक्टर में, वो पूरे करने। तो ये जो सीरीज है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की है, और न केवल ये क्लाइमेट चेंज की है, बल्कि ये पूरे डेवलपमेंट की है। पूरे पर्यावरण को कैसे बचाना है, और पर्यावरण जब बचेगा तो लोगों की आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य और भोजन और पानी और सारी चीज़ों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको लेके समग्रता में लिए हुए हैं। पहले इसको समझने में थोड़ी सी देर हो गई थी, उसको समझने में गलती हुई थी। पहले समझते रहे कि कुछ चीज़ें इस तरह से चलेंगी कि एक एक करके हम सुधार कर लेंगे, लेकिन बाद में पता चला कि ये सब एक साथ जुड़ी हुई चीज़ें। थोड़ा सा ओजोन के बारे में बात कर लें। ओजोन के बारे में जब बात कर रहे थे, तो सबसे पहला प्रोटोकॉल जो सामने आया वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। पहला प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कनाडा का शहर है, और वहां पर जो बात हुई वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और खास करके क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी, CFC में भी, वो लोग ब्रोमीन को और क्लोरीन को, हेलोजेंस में से क्लोरीन और ब्रोमीन को सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाता था। उसके बाद एक हेलसिंकी सम्मेलन है, हेलसिंकी कन्वेंशन डिक्लेरेशन,
और उसके बाद लंदन सम्मेलन, लंदन समिट, जो आपको बुक्स में बहुत कम मिलेंगे, ये हमारे किसी नोट्स में आपको एक सीक्वेंस में मिल जाएंगे, बाकी जगह पे कम मिलेंगे। लंदन समिट 90, और उसके बाद सीधा हम लोगों ने उसको रिवाइज करने की कोशिश की है किगाली में 2016 किगाली एग्रीमेंट, किगाली समझौता, किगाली कन्वेंशन, ये ओजोन के ऊपर है। और यहाँ हमने HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFC और HCFC, इनको जोड़ने की कोशिश की है। यानी कि हमने फ्लोरीन के इम्पोर्टेंस को माना है, यानी क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ साथ फ्लोरीन भी वातावरण को उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक उत्साहजनक बात यह है कि जब हम किगाली एग्रीमेंट में जाते हैं तो यहाँ की स्टडी में एक निष्कर्ष निकल करके आता है कि जितनी भी तरह की रिपोर्ट्स आई, जब आप IPCC को देखते हैं तो वो रिपोर्ट्स देता है। IPCC एक ऐसी बॉडी है जो रिपोर्ट्स पे काम करता है। वो डिफरेंट साइंटिफिक जो रिसर्च होती हैं और जितने भी जर्नल्स होते हैं, जितनी भी संस्थाएं होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस और तमाम जो चीज़ें हैं, वो जो कुछ भी पर्यावरण के परिवर्तन के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो कुछ भी लिखते हैं कहीं पर भी, तो IPCC उसको कंपाइल करता है और अपनी एक असेसमेंट रिपोर्ट जारी करता है। तो 5 असेसमेंट रिपोर्ट आ चुकी हैं 2014 तक। और IPCC की इस प्रकार की जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके ऊपर फिर आगे फर्दर जो है संधियाँ, कन्वेंशन और वो सब टिकी रहती हैं। IPCC को आपको पता है 2007 का नोबेल प्राइज़ भी मिला था शांति का, जो US के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट अल गोर थे, उनके साथ जॉइंट 50-50 उनकी पार्टनरशिप में उनको, यानी जो इनाम की राशि थी वो 2 लोगों को आधी आधी बांट दी गई थी। तो IPCC एक ऐसी बॉडी है जो इन संस्थाओं के लिए काम करती है और ख़ास करके क्लाइमेट चेंज के ऊपर तरह तरह की रिपोर्ट्स का अध्ययन करती है। IPCC किसी प्रकार का और प्रकार का मैनेजमेंट नहीं करती है, वो अध्ययन से रिलेटेड है। जबकि UNFCCC क्या है, ये एक प्रकार की ट्रीटी है और लीगली बाइंडिंग करती है। जो भी इसको साइन करता है, और कौन साइन करता है, जो भी UN का मेंबर है, जो भी यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, लगभग वो इसका सिग्नेटरी है। और जैसे ही आप सिग्नेटरी हो जाते हैं तो आप कानूनी रूप से बाध्य होते हैं उन समझौतों से जो UNFCCC करता है। लेकिन IPCC किसी प्रकार का कानूनी बाध्यता न देकर के वो क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, एक रिपोर्ट जारी करते हैं। इसलिए बार बार आपको बोलते हैं कि IPCC की रिपोर्ट में इतना टेम्परेचर बढ़ता हुआ माना गया है। तो चिंता की बातें जो निकल करके आती है कि आखिर हम चिंता क्यों करें। तो अल गोर जो है, अपना एक वीडियो है मेरे पास बहुत अच्छा हिंदी में बनाया हुआ, भारत सरकार की 1-2 ट्रेनिंग में कहीं जाने का मौका मिला था, तब वहाँ पर जो रिसोर्स पर्सन आए थे उन्होंने दिया था। YouTube पे नहीं है, मैंने सर्च किया था, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको अपलोड कर दूँ या कुछ ऐसा हो जिससे आप लोगों के लिए काम आ सके। तो उस वीडियो में वो साफ साफ बताते हैं कि एक बहुत उबलते हुए पानी में एक कोई बीकर है या कोई ऐसा जार है, उसमें आप पानी उबाल लो और उसमें यदि किसी मेंढक को डालोगे तो तुरंत उछल करके बाहर आ जाएगा, एकदम से उछल करके बाहर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि वो उबल रहा है, उसको गर्मी लगेगी। लेकिन एक कुनकुनाया और बहुत धीमी आंच पे मान लीजिए पानी आप रखो और उसके बाद उसमें मेंढक को रखो, तो मेंढक आराम से उसमें बैठा रहेगा, क्योंकि वो इतना उबल नहीं रहा, इतनी गर्मी उसको नहीं लग रही। और जब वो बहुत गर्मी हो जाएगी तो फिर कोई उसको रेस्क्यू करके निकालेगा, अदरवाइज वो बैठा रहेगा और या बॉयल ही हो जाएगा, मर जाएगा। तो दुनिया के जो लोग हैं, अभी ग्लोबल वार्मिंग जो चल रहा है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो वातावरण बना हुआ है, तो दुनिया के लोग उस मेंढक की तरह हैं जिनको बहुत धीमी आंच पे पकाया जा रहा है, अभी कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा। इसलिए वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा जो है परिवर्तन हमको दिखाई दे। तो वो परिवर्तन कब दिखाई देंगे? जब तक उस देखने के लिए आप बचेंगे नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष इन्हीं दिनों में, सबसे हॉट डिकेड जो है वो भी इन्हीं दिनों के हैं।
इसका मतलब 300 ppm से ज़्यादा 2004 से पहले ही 300 ppm से ज़्यादा पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जा चुका है। और दुनिया के इतिहास में जब से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को जानते हैं कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, अभी तक कभी भी 100 ने क्रॉस नहीं किया। 150 से ज़्यादा कभी नहीं हुआ। लेकिन अभी कितना जा चुका है, और ये हुआ है मुश्किल से पिछले 30 सालों में। 30 सालों में 300 से क्रॉस हो गया है और अब उससे भी ऊपर जा रहा है। तो इतना जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है, ये पृथ्वी को ज़्यादा गर्म करने के लिए जिम्मेदार है। तो ये चिंता जब उन्होंने व्यक्त की, और वो वाइस प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट के, और उसके बाद वो निकल पड़े सब तरफ प्रचार करने के लिए, लोगों को जगाने के लिए, तो इसके लिए उनको नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया, पीस प्राइज दिया गया था IPCC के साथ। और ये जो 2 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ गया है, इसलिए भारत में कई जगह जाते हैं तो हम लोग 50 डिग्री सेल्सियस क्रॉस हो जाता है। 50 डिग्री सेल्सियस तो कभी का टच कर चुके हैं, अब तो उसको भी क्रॉस कर जाता है कई बार। तो बार बार यही आता है कि ये जो अतिरिक्त तापमान है और इसके कारण जो समस्याएं होती हैं, तो दरअसल ये केवल तापमान के रूप में नहीं होता, फिर पोलर वॉर्टेक्स के रूप में होता है, जैसा आप अभी यूरोप में और US में देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है, -50 डिग्री चला गया है, कई लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं। कनाडा में 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक, 3 महीने तक कई बार बाहर नहीं आ पाते हैं लोग। तो वो आजकल चूँकि टेक्नोलॉजी है और इतनी सारी चीज़ें हैं, साधन हैं कि जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से लोग घरों में बैठ करके भी ऑफिस के काम कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें आउटसोर्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसकी वजह से काम चल जाता है, अदरवाइज़ तो जनजीवन पूरा ठप हो जाता है। तो ये सब बड़ी चिंता के विषय हैं। जलवायु परिवर्तन जो है वो इतना चिंता का विषय है, लेकिन ये सूखे के रूप में भी आता है और बाढ़ के रूप में भी आता है, अत्यधिक गर्मी के रूप में भी आता है, अत्यधिक ठंड के रूप में भी आता है। दोनों तरफ वो बहुत ज़्यादा परिवर्तन करता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। अल नीनो वाला आपने देखा है। तो जलवायु परिवर्तन की जो समस्याएं हैं, आने वाले समय में केदारनाथ का हादसा जो आपने देखा था, उसमें भी कहीं न कहीं क्लाउड बस्ट में इसका रोल है, और कहीं आप क्लाउड फटते हैं। मुंबई की जो आपने देखा था कि एक ही दिन में इतने इंच बारिश हो गई, या कई जगह इतनी भारी वर्षा हो जाती है अचानक से कि बिल्कुल जलमग्न हो जाते हैं, आप सोच नहीं सकते। जो बारिश 10 दिन में होनी चाहिए वो 3 घंटे में हो जाती। तो पानी को संभालने की क्षमता ही नहीं है उस शहर को। तो फिर क्या करेंगे, फिर डूब जाएंगे। फिर जो बहुत सारे हिस्से पानी में डूबने जा रहे हैं उनकी समस्या है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर लिखिएगा कितना, 300 शब्द में। 300 शब्द में जब आप ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में लिखेंगे तो ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में भी लिखेंगे। तो ये IPCC के बारे में लिखते समय IPCC का रोल है उसमें, उसकी रिपोर्ट्स के कारण हम लोग ग्रीन हाउस गैस को अच्छे से समझ पा रहे हैं। IPCC की रिपोर्ट्स के, अभी उसका 6ठे रिपोर्ट पे काम चल रहा है, 2022 में वो पूरा होगा, 5वां रिपोर्ट जो आया था। तो उनके आधार पे हम लोगों ने ये एक चीज़ देखी जो उत्साहजनक है ओजोन के बारे में, कि हम रिकवर कर रहे हैं ओजोन के होल को। और काफ़ी हद तक जो सामूहिक प्रयास हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के नाम से हुए हों, चाहे किसी भी तरह की मदद से हुए हों, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी NX1 NX2 कंट्रीज से आया और बहुत सारी सहायताएं मिली। तो उनकी वजह से आज हम ओजोन होल को भरने में कामयाब होने जा रहे हैं। मतलब 2060 से लेकर 2070-80 के बीच अगर हम इसी तरह बढ़ते रहे, और किगाली एग्रीमेंट भी हमने पूरी तरह से लागू कर लिया, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की बात जहाँ तक हम आए, नई गैसें हमने यूज़ करना शुरू कर दी, तो शायद हम ओजोन को कंट्रोल कर पाएंगे और ओजोन को पूरी तरह से ठीक कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि सामूहिक प्रयास किए जाएं तो पर्यावरण को ठीक किया जा सकता है। एक उत्साह वाली बात आपको 2016 में सुनने को मिली, यही था किगाली एग्रीमेंट। ठीक है, तो आप लिखिएगा ओजोन के बारे में, किगाली एग्रीमेंट। तो यहाँ आकर के ओजोन, ये क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का नया रूप है, उसका एक तरह से उसका मॉडिफिकेशन है। ठीक है, न्यू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये। किगाली प्रोटोकॉल क्या है, एक तरह का नया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसका नवीनीकरण है, उसको रिन्यू कर लिया गया है। तो इस तरह से ओजोन वाली बात पूरी एक सीरीज में समझ में आ गई, कैसे वो मॉन्ट्रियल से चल करके हेलसिंकी, लंदन और किगाली तक आता है। और
हम लोग ओजोन में इस तरह से फ्यूचर की, और ये ओजोन की जो 2016 में हमने जो ये किया है, 2019 में 1 जनवरी 2019 से वो लागू हो रहा है। 1 जनवरी 2019 से किगाली एग्रीमेंट के जो शर्तें हैं वो लागू होने जा रही है। और ये कितने साल के लिए है? ये 30 साल के लिए। तो लगभग 2049 तक, 49 तक, तो 2050 तक का हमने प्रोग्राम बना लिया है कि हम ओजोन के बारे में क्या करने जा रहे हैं। और अगर हमने इस पे अमल किया 2050 तक, तो 60 और 70 के बीच, 2060 और 70 के बीच हम लोग पूरी तरह कामयाब हो जाएंगे ओजोन के होल को बंद करने में। और जो समस्याएं अंटार्कटिका के ऊपर हमको दिखाई देती है वो समाप्त हो जाएंगी। तो इसीलिए लंबा लिया टारगेट, क्योंकि अभी तक सफलता अच्छी मिली है, इसलिए। नहीं तो उसको बार बार रिवाइज करते हैं। अब उसको कब रिवाइज करना पड़ेगा? 2049 में। ज़रूरत नहीं है 30 साल तक देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी पे काम कीजिए। आप कहेंगे कि साधन तो बढ़ रहे हैं, रेफ्रिजरेशन बढ़ रहा है और एयर कंडीशनर्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमने टेक्नोलॉजी चेंज की है, टेक्नोलॉजी चेंज की है और उन चीज़ों पे काम किया है जो नुकसान कर रही थी। बात समझ में आई ना? अब जब कॉज पे जाते हैं तो आप मिटिगेट कर पाते हैं। मिटिगेशन समझ गए ना? कॉज पे अगर चले गए और कॉज को अगर आपने ख़त्म कर दिया, कारण को अगर ख़त्म कर दिया, तो हम फिर उसका उपाय ढूंढ सकते हैं, उसको मिटिगेट कर सकते हैं। और यदि हम कारण को नहीं ढूंढ पाए तो फिर आप करते रहिए, उसकी चिकित्सा कीजिए। इसलिए हम लोगों के शरीर में भी कोई बीमारी हो जाए तो कारण ढूंढ करके कारण पे काम करेंगे ना, तो आप बीमार नहीं होंगे। और आप जो दवाई लेते हैं वो जो है वो मिटिगेशन प्रोसेस नहीं है। वो क्या चीज़ है? वो आप एडाप्टेशन प्रोसेस है, यानी आप सर्वाइव करना चाहते हैं, जैसे तैसे सर्वाइव करना चाहते हैं दवाई लेकर के, फिर वही गलती करते हैं दोबारा, फिर वही गलती करते हैं। अगर खराब प्रदूषित कंटामिनेटेड वाटर के कारण यदि आपकी बॉडी में बीमारी आई है, तो आपको वैसा वाटर नहीं पीना है, बॉईल करके पीना है, प्योर वाटर पीना है, तो वो समस्या अगली बार नहीं आएगी। लेकिन यदि हम उस पर काम नहीं करते और उसको तो जारी रखते हैं और दवाई खाते रहते हैं, तो क्या होगा? आ गया ना समझ में? तो यही पर्यावरण के बारे में हमको करना पड़ेगा। पर्यावरण में हमको उन कारणों को समाप्त करना है जिसकी वजह से पर्यावरण खराब हो रहा है। तो एक चीज तो ये। एक और कन्वेंशन है जिसको हम बॉन कन्वेंशन कहते हैं, बहुत पहले आई थी। वैसे सबसे पुरानी कन्वेंशन जो है वो साइट्स के रूप में है, जिसको वॉशिंगटन कन्वेंशन कहते हैं। तो पहले साइट्स देख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ के ऊपर, वाइल्ड लाइफ फंड आपने सुना होगा, फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, जो WWF जिसको हम कहते हैं, और रेड पांडा जो उसका सिंबल है, बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। वो आर्थिक सहायता देने वाली संस्था है। किनको देती है? नेशनल पार्क को देती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व को देती हैं, सेंचुरीज को देती हैं, जहाँ जहाँ पे भी वाइल्ड लाइफ की जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, जो रेड डेटा बुक में आती हैं और इसमें आती हैं, है ना। IUCN के ऊपर भी लिखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये जो IUCN है, उसकी जो रेड डाटा बुक है, उसमें आपको एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में मिलेगा। तो एक और कंसर्न होगा आपके लिए, वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव। तो वन्य जीवों को बचाने के लिए पहली संस्था जो काम कर रही थी वो साइट्स के बारे में लिखे। इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन कहते हैं। ये वॉशिंगटन कन्वेंशन, इसके ऊपर 100 शब्द लिखिएगा। बहुत काम की चीज़ है, मेंस में भी लिखना पड़ सकता है, प्रीलिम्स में घुमा के पूछेगा बहुत सारे पॉइंट्स, तो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है। एक बॉन कन्वेंशन है जो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए है। साइट्स वाला लीगली बाइंडिंग वाला है, कानूनी रूप से बाध्य हैं हम लोग साइट्स के मामले में। जो साइट्स के सदस्य हैं, सारे मेंबर हैं लगभग UN के, और हम सब कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड इस प्रकार का नहीं कर सकते वन्य जीवों का, है ना। और उसके बाद हम लोगों ने डोमेस्टिक अपने कानून भी बना लिए नेशनल लेवल पे, वाइल्ड लाइफ एक्ट, है ना, 1972 का। हर देश ने अपना अपना बनाया। देखिए, सबसे पहले इंटरनेशनल समिट और कन्वेंशन का एक फ़ायदा होता है कि जब भी ये कभी होती है तो उसके बाद वो उनको कहते हैं कि आप अपने लेवल पे अपने देश में जाकर के कानून बनाइए और उस पर काम करना शुरू कीजिए।
इसी तरह से स्टेट लेवल पे जब कुछ चीज़ होती है तो हम पंचायतों से अपेक्षा करते हैं कि आप पंचायत के लेवल पे कोई अपना कानून बनाइए, लोकल गवर्नमेंट का, स्थानीय गवर्नमेंट का अपना एक कोई ऐसा रूल बनाइए, कानून बनाइए, उस पर काम कीजिए। तो जब हम माधव गाडगिल की रिपोर्ट को देखते हैं और कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट को देखते हैं ना वेस्टर्न घाट में, तो यहाँ यहीं पे एक गड़बड़ हो गई। एक में हमने कह दिया कि आप पंचायत लेवल पे काम कीजिए, बॉटम टू टॉप चलेंगे और हम लोग इसको घटना को मिटिगेट कर पाएंगे, समस्याओं को ख़त्म कर पाएंगे, और भविष्य में कभी ऐसी फ्लड आएगी या केरला में ऐसा कुछ होगा तो ऐसी कोई समस्याएं खड़ी नहीं होंगी। और एक रिपोर्ट ने क्या कह दिया कि नहीं हम टॉप टू बॉटम चलेंगे, तो टॉप टू बॉटम वाला ज़्यादा सक्सेस रहा, बॉटम टू टॉप वाला फेल हो गया। तो ये जो प्रयोग जब कभी भी होते हैं तो क्या होता है कि पंचायत लेवल पे उतना सक्सेस नहीं होता, रूरल लेवल पे, लेकिन स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे जो यूएन अगर कोई चीज़ डिसाइड कर रहा है, तो कल भी मैंने आपको बताया कि यूएन कोई चीज़ डिसाइड कर रहा है और अगर मान लिया जाए वो स्टॉकहोम में अगर बैठक नहीं बुलाते राष्ट्राध्यक्षों की, प्राइम मिनिस्टर्स की और राष्ट्रपतियों की और इनकी, तो फिर वो क्या कर लेते हैं वहाँ बैठ के, अकेले से कुछ होता नहीं। यूएन तो हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं करा पाता, हर देश में जो कोई इम्प्लीमेंट करेगा वो वहाँ का प्रधानमंत्री और वो करेगा। ऐसे कंट्री जो है जब अपने राज्यों को वो चीज़ जो है वो डेलीगेट कर देता है तो उससे क्या फ़ायदा होता है, राज्य ज़्यादा अच्छे से करा पाते हैं क्योंकि उसके पास चीफ मिनिस्टर के पास अपनी मशीनरी होती है, उसके पास जो सिविल सर्वेंट होते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग होते हैं, उनके माध्यम से आसानी से कवर करवा सकते हैं। इसलिए कलेक्टर और एसपी जो होता है, आईपीएस और आईएएस, ये इतनी अच्छी बॉडी होती है कि वो इम्प्लीमेंटेशन में बहुत काम करती है। इसलिए सेंटर ने अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे स्टेट में उसको डाला हुआ है। क्यों डाला हुआ है कि कभी हमारी कोई स्कीम हुई, हमारा कोई प्लान हुआ, प्रोग्राम हुआ, तो इन्हीं लोगों को बोल करके आसानी से हम लोग कर पाएंगे, और स्टेट वाला अपना उनके माध्यम से करा लेते हैं, स्टेट को फैसिलिटेट करते हैं। आगे समझ में? तो ये जो बॉडी बनाई जाती है बार बार, वो इसलिए बनाई जाती है। तो हम लोगों ने कई तरह से काम करके देख लिया, और जब हम और ज़्यादा पावर डेलीगेशन करते हैं या और ज़्यादा हम डिसेंट्रलाइज करते हैं चीज़ों को, बिल्कुल वहाँ ले जाते हैं पंचायत लेवल पे, तो कई बार फेल कर जाते हैं, क्योंकि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाला तो काम करा लेता है, लेकिन वो पंचायत लेवल पे उतने सक्षम अधिकारी और उतनी अच्छी मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ भी नहीं होता, फंड भी कई बार उतने सफिशिएंट नहीं होते, या लोकल प्रॉब्लम अलग होती है और फंड अलग जगह जा रहे होते हैं, है ना, करप्शन या दूसरा सुपरविजन और ट्रांसपेरेंसी और बहुत सारे फैक्टर हैं, और अकाउंटेबिलिटी, और उसकी साथ सबसे बड़ी है उसकी क्षमता, उसकी कैपेसिटी, एफिकेसी, वो जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उसमें क्षमता है कि नहीं है। सीएम की क्षमता क्यों है? क्योंकि उसके बाद 200 आईएएस बैठे हुए हैं वल्लभ भवन में, बात समझ में आई ना? इसलिए सीएम कोई भी हो कैपेबल है, किसी को भी बना दो आप, किसी को भी बना दो, उसको चलाएगा कौन? वो 200 लोग मिलके चलाएंगे। इसलिए कोई भी सीएम हो जाए क्या फर्क पड़ता है, समझदार हो ना हो कोई बात नहीं, वो चलाएंगे, वो कहेंगे कि यहाँ सिग्नेचर करिए सर, ये बहुत ज़रूरी नहीं तो आप ही नहीं रहेंगे, तो करेगा। सीएम पीएम से कुछ नहीं होता, सारी प्रशासनिक अधिकारी। अगर ये चीज़ अगर डेमोक्रेसी में अगर इन्हीं के ऊपर सब कुछ हो रहा होता तो फिर पंचायतों से सब चीज़ें सक्सेस हो गई होती। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उनके पास आईएएस आईपीएस नहीं है, उनके पास गांव का ही कोई लड़का होता है थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा, वो उसका सेक्रेटरी होता है, वो सलाहकार होता है, उसमें और उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता नहीं है ना? तो कई बार वो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, वो ज़्यादा समझदार होता है, कई बार वो ज़्यादा होता है, तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर उन दोनों में वो एक जैसे होते हैं। लेकिन यहाँ आकर के मशीनरी पूरी चेंज हो जाती है, क्योंकि हम लोग कंपटीशन से, सिलेक्शन से उन चीज़ों को लेके आते हैं। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे कैसे जाती है ये चीज़ें, ठीक है? इसलिए इंटरनेशनल कन्वेंशन अच्छी लगती हैं, इसलिए जो लीगली बाइंडिंग चीज़ वाली जो बात आती है, लीगली बाइंडिंग कर देंगे ना तो उस कंट्री की जिम्मेदारी हो जाएगी, कानूनी रूप से आप बाध्य हैं ऐसा करने को, तब आप प्रोजेक्ट टाइगर चलाएंगे तो सक्सेस हो जाएगा। क्योंकि चाइना वाला अगर कहेगा कि हमारे यहाँ की दवाई में टाइगर की हड्डियाँ लगेंगी, तो भाई तुम साइट्स के मेंबर हो, ये नहीं हो सकता। माइग्रेटरी बर्ड के बारे में थोड़ा सा लीगली बाइंडिंग इसलिए नहीं रखा क्योंकि बर्ड्स कहीं पे भी कोई भी माइग्रेशन कर सकते हैं कभी भी, और माइग्रेटरी बर्ड्स का बिहेवियर भी चेंज होता है, और वो देश की सीमाओं को भी नहीं जानते कब कौन सी देश की सीमाओं में वो चले जाएं, और वहाँ पर
क्या प्रोसीजर है उनके पास, क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं उनको संभालने का, वहाँ पर वेटलैंड के क्या हाल हैं, पानी के क्या हाल हैं। अधिकांश माइग्रेटरी बर्ड्स पानी के कारण जाते हैं, इसलिए आप देखते हैं कि हम केवलादेव में माइग्रेटरी बर्ड्स को देखने जाते हैं। तो जो बॉर्न कन्वेंशन है उसको लीगली बाइंड नहीं रखा है, बाइंडिंग नहीं रखी उसके लिए, क्योंकि उसके लिए इसलिए नहीं रखा क्योंकि उसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे, हालांकि उसको भी रखना चाहिए था। रामसर कन्वेंशन, अब वेटलैंड वाली बात कर लें जरा थोड़ी सी। एक और विषय है वेटलैंड। हमने सबसे पहले आपको बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दूसरी बात की ओजोन, तीसरी बात की आपकी साइट्स की। थोड़ा साइट्स को कंप्लीट कर लूँ मैं पहले, फिर हम लोग वापस वेटलैंड में आते हैं। तो साइट्स वाला जो आप लोगों ने देखा, उसके बाद आता है साइट्स के बाद वाशिंगटन कन्वेंशन, फिर बॉर्न कन्वेंशन, और फिर आपने सुना होगा कार्टाजेना कन्वेंशन। कार्टाजेना कन्वेंशन, कार्टाजेना कन्वेंशन जो था वो इसके लिए था जिसमें लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, LMO, या आपने नाम सुना होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड, GM। तो जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर किसी कंट्री ने अपने यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके किसी की जीनोम संरचना में चेंज किया है और उसको हाइब्रिड बना लिया है या ट्रांसजेनिक बना लिया है, आप ट्रांसजेनिक प्लांट या एनिमल बना लेते हैं, वायरस बना लें, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बना लें, कुछ भी आप ट्रांसजेनिक करते हैं, तो ऐसा जब आप करते हैं ट्रांसजेनिक्स में, तो एक तरह से आप अपने क्लाइमेट के हिसाब से उसको सर्वाइव कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी कंट्री में ठीक है, आपका प्रयोग है, और उसके नुकसान होंगे तो आपके नागरिकों पे होंगे, क्योंकि आपकी सरकार का निर्णय है, यानी आपके नागरिकों का निर्णय है। लेकिन यदि आप इसको क्रॉस बॉर्डर ले जाते हैं और किसी दूसरे देश में ले जाते हैं और वहाँ अगर उसके कारण कोई समस्या पैदा हो गई, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो इसके लिए दुनिया के सब देश, जब बायोटेक्नोलॉजी आया तो दुनिया के सब देश इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा, बोले हम एक संधि करना चाहते हैं कि कोई भी देश किसी दूसरे देश में जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ें, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को सप्लाई नहीं करेगा, भेजेगा नहीं, और भेजेगा तो पर्याप्त परमिशन लेगा। और जैसे हमारे यहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है, नहीं तो आपने देखा टर्मिनेटर सीड आ गए थे बीटी कॉटन के पहले, टर्मिनेटर सीड, मॉन्सेंटो जो कंपनी वाले, कहानी मैंने आपको बताई थी कि अमेरिका की, US की जो कंपनी थी मॉन्सेंटो, वो कई बार ऐसी चीज़ों का ट्रेड कर लेते हैं जो हमारे यहाँ अनड्यू है, ज़रूरत ही नहीं है उनकी और आनी भी नहीं चाहिए, लेकिन वो आ जाती हैं। तो ऐसी चीज़ें जब हमारे यहाँ आएंगी तो नुकसान पैदा करेंगी, है ना। हम हमारे किसानों को वो वाला उन्होंने सीड बेच दिया जिसमें अमेरिकन बोलवर्म जो होता है वो अटैक करता था, लेकिन हमारे यहाँ बोलवर्म था नहीं, हमारे यहाँ का जो वर्म था वो उस जीन को पहचानता नहीं, फिर भी कीड़ा लग गया। और कीड़ा लग गया तो उन्होंने कहा पेस्टिसाइड भी मॉन्सेंटो का खरीदो, पेस्टिसाइड भी हमारा ही खरीदो। तो ये जो चीज़ें जो हुई बीच में, इसका बहुत नुकसान हुआ और इस नुकसान के चलते प्रतिबंध लगाए गए। ये कार्टाजेना कन्वेंशन कहलाता है, तो इसको भी लिखिएगा एक। कार्टाजेना के साथ साथ एक नगोया प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल। जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज चल रही थी तो अलग अलग सालों में अलग अलग जगहों पे होते हैं, तो जापान में जब नगोया में ये पार्टी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की बैठक हुई, तो यहाँ पर फिर से बायोसेफ्टी की बात आई और फिर से आया कि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, और नगोया प्रोटोकॉल, इसके बाद आया नगोया प्रोटोकॉल। इसके बाद आएंगे आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स, आईची टारगेट्स 2014 में, 2014 में आईची टारगेट्स, नगोया के बाद आईची टारगेट्स। ये टारगेट्स 2020 तक के लिए और 2020 के भी बाद, यानी कि 2000 लगभग 20 टारगेट्स हैं। ये 20 टारगेट हैं जिनको आप नोट्स बना सकते हैं, आईची टारगेट्स। तो ये
और फिर से आपने 2-3 साल पहले से देख रहे होंगे कि साइट्स के क्वेश्चन वापस बनने लगे हैं, तो साइट्स को फिर से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। तो 2000 पावरफुल बनाया जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेडिंग, पोचिंग और ख़ास करके जो वाइल्ड लाइफ को जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, तो आईची टारगेट जो है उसी को हासिल करने की कोशिश करेंगे, जो साइट्स ने 1948 के आसपास से जो है वो करना शुरू किया था। यानी इतनी पुरानी संस्था होते हुए भी हम लोग आज भी जानवरों के शिकार को नहीं रोक पाए। तो ये कन्वेंशन इस तरह से इस सीरीज में जाती हैं। अब क्या छूट गया था? हाँ, वेटलैंड्स। वेटलैंड्स में आपने देखा 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान के रामसर शहर में, और वेटलैंड के ऊपर जो है बहस हुई थी कि क्या वेटलैंड्स जीवन के लिए ज़रूरी हैं, क्या तालाब ज़रूरी हैं, क्या पानी जो है वो जीवन को किस प्रकार बचा सकता है, वाइल्ड लाइफ को बचाने में किस प्रकार से जिम्मेदार है। ये सारी चीज़ें देखते हुए आई, तो उसके लिए एक और पैरेलल एक संस्था बनी, वेटलैंड इंटरनेशनल। रामसर साइट से निकल करके एक और चीज़ आई, वेटलैंड इंटरनेशनल। और अधिकांश जगह पर मैंने आपको माइग्रेटरी बर्ड्स का जो हवाला दिया, उसके लिए आपने यूपीएससी में एक क्वेश्चन देखा होगा, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, एक और संस्था है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। ये वेटलैंड से जुड़ी हुई संस्था है, जो रामसर साइट, रामसर कन्वेंशन से निकल करके है। तो आपको वेटलैंड वाली अलग से एक सीरीज जो है वो लिखनी है, उसको इधर उधर मिलाना नहीं है किसी को भी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन किसके लिए डेडिकेट किया गया है, और कौन क्या काम कर रहा है, और कहाँ कर रहा है, और कितनी प्रोग्रेस है, कितनी अचीवमेंट है। फिर आपसे जिस भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा आप बता पाएंगे। हमारी समस्या है कि हमारी किताब वाले जो हैं वो सब एक साथ पकड़ा देते हैं, लाइन से सब कुछ दे देते हैं, तो उससे समझ में नहीं आता कि कौन सी किस चीज़ के लिए। ठीक है, हम लोगों ने कवर स्टोरी करना शुरू की थी 2009 से, उसके बाद से तो जितने भी कॉप थे वो हम लोग कवर स्टोरी करते थे मैगजीन में, तो हम लोग उसकी ज़्यादा स्टडी करते थे, तो पुराना भी उसका डेवलपमेंट भी पढ़ते थे। तो तब से जो है वो कंसेप्ट क्लियर हुए थे जो हम आपको बता पा रहे हैं। वो मैगजीन बार बार बनाते, एडिटोरियल लिखते, कभी कवर स्टोरी लिखते, तो उसके लिए काफ़ी सर्च करना पड़ता था, रिसर्च करना पड़ता था, तो उसके कारण जो है आपको इतनी आसानी से बता पा रहे नहीं। तो ये सब मिक्स हो जाता है, इतनी आसानी से लोग जो है इसको साफ साफ नहीं बता पाते। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा। इसने 26 साइट्स जो रामसर साइट्स हैं, मैंने आपको कहा था कि उनका आप एक नोट्स बनाइएगा 26, और उसमें बहुत छोटे छोटे प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं, जैसे लोकटक का प्रश्न हमेशा ही आता रहता है ना। और वेटलैंड इंटरनेशनल में जाएंगे तो आपको एक तो लोकटक मिलेगा मणिपुर वाला, और एक केवला देव मिलेगा। उन दो को उसने वेटलैंड इंटरनेशनल वाले ने अपने लिस्ट में लिया हुआ है, लोकटक और केवला देव। राजस्थान के भरतपुर में जो बर्ड सेंचुरी जिसको हम लोग कहते हैं, वो केवला देव नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, और लोकटक में जो नेशनल पार्क है उसका नाम केइबुल लामजाओ, केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये इधर जा रही है। अब जलवायु परिवर्तन के ऊपर तो सारी चीज़ें हैं, पेरिस तक आ गए थे हम लोग, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ आ गए थे, है ना। थोड़ी सी बात ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में करते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, तो फिर यहाँ आपको बात समझ में आएगी। ग्रीन हाउस जैसा आपको बताया कि पृथ्वी रहने लायक जगह है, क्यों है? इसलिए है क्योंकि यहाँ ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उसी कारण से हम रह पाते हैं, अदरवाइज हम रह नहीं सकते। सूर्य की गर्मी जो धरती तक पहुंचती है, वो जब वापस लौटने को होती है, तो सूर्य का जो ऊष्मा बजट हम लोग पढ़ते हैं जनरली इकोसिस्टम में या इकोलॉजी में, वो ऊष्मा बजट इस आधार पे होता है कि पूरी जो इंफ्रारेड्स हैं वो लौट करके नहीं जा पाते हैं। सूर्य से आने वाली गर्मी को धरती के लिए रोक लिया जाता है, इतनी मात्रा में रोक लिया जाता है कि यहाँ का टेम्परेचर बना रहता है। नहीं तो क्या होता, अगर नहीं रोका जाता तो दिन के समय में गर्मी बहुत तेज गति से होती, क्योंकि जो एक कवर बना हुआ है ग्रीन हाउस गैसेस का वो नहीं होता,
और कितनी गर्मी हो सकती थी, वो 100 डिग्री तक भी पहुंच सकता था, और 100 डिग्री पे पहुंच जाता तो फिर जीवन नहीं होता। जैसा कि हम जानते हैं कि बॉईल होने लगता है पानी, और जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पानी से। पानी में सबसे ज़्यादा जीवन था। और अगर 100 डिग्री होता तो समुद्र उबल रहा होता, नदी नाले उबल रहे होते, ये सब होता नहीं। और रात में वो चला जाता -50 डिग्री या -60 डिग्री। तो धरती पे यदि रोज रात को -60 डिग्री हो जाए और रोज दिन में 100 डिग्री हो जाए तो फिर जीवन कैसे होगा? तो ये परिस्थितियां न हो, इसलिए ग्रीन हाउस गैसेस विद्यमान है हमारे पर्यावरण में। ग्रीन हाउस गैसेस हैं, और ये ग्रीन हाउस गैसेस में वाटर वेपर्स हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, जलवाष्प। वाटर वेपर्स में जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, N2O या NXO, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ठीक है। और साथ में हम लोग फिर HFC और है ना SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, और इनको भी मानते हैं, ओजोन को भी मानते हैं। इनको हम लोग माइनर मान सकते हैं। मेजर ग्रीन हाउस गैसेस एंड माइनर ग्रीन हाउस गैसेस, दो हिस्से में हम लोग बांट सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस को दो भागों में बांट सकते हैं। मेजर ग्रीन हाउस गैसेस जिनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है ग्रीन हाउस गैसेस में, और ये गैसेस जिम्मेदार हैं पृथ्वी को रहने लायक बनाने के लिए। लेकिन यदि हम अतिरिक्त ग्रीन हाउस गैसेस का निर्माण करेंगे तो कुछ को हम लोग नुकसानदायक नहीं मानते, या कुछ को हम लोग एंथ्रोपोजेनिक नहीं मानते। जैसे हम लोग जलवाष्प के मामले में, मीथेन के मामले में भी कुछ मामले में हम लोग बोलते हैं कि वो नेचुरल है, वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। लेकिन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में, और खास करके क्लोरोफ्लोरोकार्बन और इन चीज़ों की जब बात करते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की, इनकी, तो फिर यहाँ आकर के चिंताजनक हो जाता है कि ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के कारण है, मनुष्य की गतिविधियों के कारण है। हम लोगों ने कुछ ऐसा समाज में निर्माण किया है, हम लोगों ने कुछ इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट किया है और विकास के और इनके जो हम लोग काम कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारी गलतियों से कुछ ऐसी चीज़ें उत्पादित हो रही हैं, उसके साथ साथ कुछ ऐसे बाय प्रोडक्ट के तौर पे गैसेस निकल रही हैं। खास करके जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट में यहाँ फिर हम लोगों को ट्रांसपोर्ट की बात ज़्यादा इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा है। पिछले दिनों इंडस्ट्रीज भी बड़ी है, लेकिन इंडस्ट्रीज में भी सबसे बड़ा पार्ट किसका है? ट्रांसपोर्ट। और अगर आप देखेंगे तो कई लोग जो है बहुत अतिरिक्त वाहन का उपयोग करते हैं, अतिरिक्त वाहन होते हैं उनके पास। और जो जनसंख्या है जैसे जैसे सक्षम होती जा रही है, वो वाहनों की खरीद भी बढ़ती जा रही है, और इसकी वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल के कारण, क्योंकि आप जब दिल्ली में जब जाते हैं तो चाहे आप ऑड इवन लागू करने की बात हो, किसके ऊपर होती है? वाहनों के ऊपर होती है। पुराने वाहन जो 10 साल से पुराने वाहन होंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा। ये नियम जब सुप्रीम कोर्ट बनाता है तो फिर वाहन के ऊपर बनाता है। दिल्ली की सबसे बड़ी समस्याओं में से वाहन की समस्या बहुत बड़ी है, ट्रैफिक के लिए भी, क्योंकि पूरा जाम लग जाता है, और एमिशन भी सबसे ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन सबसे ज़्यादा होता है, कार्बन एमिशन सबसे ज़्यादा होता है। तो ये जो नुकसान है, प्रत्यक्ष नुकसान है, इंडस्ट्रीज से भी है और भी कई कारण हैं, लेकिन वाहन जो है, ऑटोमोबाइल जो है, वो सबसे बड़ा कारण है, और उसमें भी डीजल वाहन। तो ये जो समस्या जब से आई है और इनकी संख्या बढ़ी है, तो कंट्रीब्यूशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, एंथ्रोपोजेनिक कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़ गया है। इसी की वजह से ग्रीन हाउस की समस्या सामने आई है। वैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? फायदेमंद है, पृथ्वी को रहने लायक बनाने के लिए ये प्रभाव है, लेकिन यही प्रभाव यदि अतिरिक्त मात्रा में होगा तो वातावरण को गर्म करने का कारण बने। इसी से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो इसको करने के लिए जो मिटिगेशन के जो प्रोसेस किए गए हैं और जो सर्वाइविंग प्रोसेस है, जिसको हम लोग एडाप्टेशन वाली गतिविधियां कहेंगे, वो आपको सबसे ज़्यादा लिखनी है। तो आपके इसमें जो नोट्स बनेगा उसमें सबसे पहला पार्ट होगा व्हाट इज़ ग्रीन हाउस,
ठीक है, पहला पॉइंट हो जाएगा व्हाट इज ग्रीन हाउस, यानी ग्रीन हाउस की डेफिनेशन, ग्रीन हाउस क्या है, क्यों आवश्यक है। फिर कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो वही मेजर और माइनर ग्रीन हाउस गैसेस। फिर आप लिखेंगे इम्पैक्ट, इम्प्लीकेशंस, इनके द्वारा होने वाले प्रभाव, ग्रीन हाउस गैसेस या ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पड़ने वाले दुष्प्रभाव। दो तीन तरह के दुष्प्रभाव आपको लिखना पड़ेंगे, एक तो हेल्थ पर, मनुष्य की हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, कृषि पे क्या प्रभाव पड़ता है। ग्रीन हाउस का प्रभाव कृषि पर, एग्रीकल्चर पर, ग्रीन हाउस का प्रभाव स्वास्थ्य पर, और ग्रीन हाउस का प्रभाव एनवायरनमेंट पे, पर्यावरण, वातावरण को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। उसमें मानसून से लेकर के सूखा, बाढ़, ग्लेशियर और सारी समस्याएं आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब आएंगे इसको रोकने के लिए उपाय, इसको ठीक करने के उपाय क्या है, मेजर्स, एफर्ट्स और इंटरनेशनल एफर्ट्स। तो इंटरनेशनल एफर्ट्स में क्योटो प्रोटोकॉल से लेकर के तमाम जो कल आपको बताए थे वो सब चीज़ें आ जाएंगी। UNFCCC हमने बॉडी बना ली है, ट्रीटी कर ली है, ऑर्गेनाइजेशन बना लिए हैं, रिपोर्ट आती हैं, हम लोग कन्वेंशन कर रहे हैं, नए नए संकल्प ले रहे हैं, ये सब चीज़ें आएंगी। दूसरा आएगा एडाप्टेशन प्रोसेसेस, यानी कि अगर ये समस्या खड़ी हो गई है तो इसमें हम सर्वाइव कैसे करेंगे, उसकी क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो ऐसा करके ये एक बड़ा आंसर या निबंध आपका बन सकता है। अब इसमें कुछ चीजें हैं, जो कुछ टर्म्स हैं, जैसे कार्बन क्रेडिट, कुछ टर्म्स आपको लिखने पड़ेंगे। कार्बन क्रेडिट, कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन क्रेडिट, कार्बन ट्रेडिंग और कार्बन टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें तो और मिल जाएंगी आपको। एक कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट। अब कार्बन क्रेडिट क्या होता है, कार्बन क्रेडिट ये होता है कि मान लिया जाए कोई देश या कोई संस्था या कोई फैक्ट्री या कोई कंपनी किसी जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा उत्सर्जन होता है, तो उदाहरण के तौर पर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर एग्जांपल दिया जाता है एनवायरनमेंट की बुक्स में और तमाम जगह, वो जापान का दिया जाता है मेट्रो में। जापान का कंट्रीब्यूशन मेट्रो में और हमारी बुलेट ट्रेन में। बुलेट ट्रेन में क्यों मदद करना चाहता है, इतना सस्ता ब्याज पे, इतने कम ब्याज पे वो मदद क्यों करना चाहता है, उसको क्या फ़ायदा होगा, या मेट्रो को दिल्ली में बनाने से जापान को क्या फ़ायदा हुआ। जापान के पैसे से हमने मेट्रो बनाई, टेक्नोलॉजी भी उसने दी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी किया, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी किया। तो मेट्रो इसलिए बनाई उसने कि उसका तर्क ये है कि दुनिया में UNFCCC के सामने जो समझौता हुआ है वो अलाउ करता है उसको। दरअसल UNFCCC, दरअसल जो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ वो एक अलग प्रकार की दिशा उसने दी। उसने कहा हम आपको लीगली बाइंड तो करते ही हैं, लेकिन आपको एक सुविधा देते हैं। आप ज़्यादा उत्पादन करना चाहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि आप ज़्यादा जल्दी डेवलपमेंट करना चाहते हैं और आप कम करेंगे नहीं। अभी की स्थिति देखें तो दुनिया में 28% जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है, कार्बन एमिशन है, वो चाइना करता है 28%। 15% करता है US और हम लोग तीसरे नंबर पे हैं 6%। हम लोग 6% के आसपास कार्बन एमिशन करते हैं। दूसरे नंबर पे करता है US 15%, 28% के लगभग जो है वो चाइना है। तो ये जो कार्बन एमिशन वाला ये जो गेम है, इसमें भारत जो है वो तीसरे नंबर पे, और इतनी बड़ी जनसंख्या लिए हुए हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, अभी भी हम लोग कोल पे निर्भर करते हैं। तो उन्होंने छूट दी, किनको दी, जो डेवलप्ड कंट्रीज थे या ऐसे कंट्रीज है कि आपके पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, अच्छा आप एक काम कीजिए, किसी दूसरे देश में जाइए और जहां कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है उसको रोक लीजिए।
और जितना आप कार्बन एमिशन रोकेंगे उतना आपका कार्बन क्रेडिट होगा, यानी उसको आप एमिट कर पाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है? वो आपके खाते में चला गया, वो आपके खाते में आ गया। तो जापान ने देखा कि अब किनको मदद की आवश्यकता है, डेवलप्ड कंट्रीज को तो मदद की आवश्यकता नहीं है। मदद की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? देखिए जर्मनी में आप जाएंगे, फ्रांस में जाएंगे, तो जो डेवलप्ड नेशन है उनका जो ग्रोथ रेट है, उनका जीडीपी और उनका ग्रोथ रेट, और वो आप देखेंगे तो वो ग्रोथ रेट कितना होता है? 1% या बिलो 1% होता है। 1% या उससे कम होता है, इससे ज़्यादा ग्रोथ रेट नहीं होता। और 8 या 10 का ग्रोथ रेट कहाँ चलता है? डेवलपिंग कंट्रीज में चलता है, खास करके इंडिया और यहाँ पर। तो उन्होंने इंडिया को चुना कि हम आपकी मदद करेंगे, आपको हम ये टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। आपके यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति 30 किलोमीटर की यात्रा करना चाहता है तो कार लेकर के निकलेगा तो 5-6 घंटे में पहुँचेगा, क्योंकि ट्रैफिक जाम रहता है और इतनी देर इंजन ऑन रहेगा 5 घंटे। तो जितना कार्बन एमिशन होगा उसके बजाय उसको हम मेट्रो की पार्किंग में कार पार्क करने को दे रहे हैं। वहाँ से वो मेट्रो में बैठेगा और आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाएगा। वहाँ जा कर के वो अपना नया ट्रांसपोर्ट लेगा और चला जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चला जाएगा। तो मास ट्रांसपोर्टेशन जो हुआ उसकी वजह से ट्रैफिक में थोड़ा सा गति भी आई, और ट्रैफिक का जो कंजेशन ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा? ज़्यादा देर तक इंजन ऑन रहेंगे, और इतने सारे इंजन ऑन रहेंगे, और ट्रैफिक जब स्पीड से मूव करेगा तो वो सब काउंट कर लिया गया। बात समझ में आई? उसका हिसाब किताब कंपनियों ने, जो सीए होते हैं ना हमारा हिसाब किताब रखने वाले, तो कार्बन का हिसाब रखने वाले भी सीए होते हैं कि पहले कितना ट्रैफिक जाम रहता था मेट्रो से बिफोर, मेट्रो के बाद कितना रहता है, कितनी गाड़ियां पहले होती थी, अब पार्किंग में कितनी खड़ी रहती हैं, उसका एवरेज निकाल करके अगर इतना होता तो कार्बन एमिशन कितना होता। ठीक है, तो कार्बन रिडक्शन इतना हुआ तो इसका क्रेडिट किसको गया? उसको गया। और जैसे ये ट्रांसफर होता है और ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन ट्रेडिंग। अब ये क्या हो गया? कार्बन ट्रेडिंग। एक और टर्म आती है कार्बन सिंक। हम लोग कार्बन सिंक भी तैयार करते हैं। कार्बन सिंक 2 तरह से तैयार होता है, मैंने कल भी बताया था शायद आपको, कि एक तो फॉरेस्टेशन से होता है कि हम फॉरेस्ट लगा लें, जंगल डेवलप कर लें, वो एब्जॉर्ब करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वो एक नेचुरल कार्बन सिंक है, वो हम तैयार करते हैं। और वो ग्रोथ फिर अपने आप होगी पेड़ की, और वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एब्जॉर्ब करेगा। समुद्र को मैंने बताया था आपको, वो उसको हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हम लोग कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसे अलगल फ्यूल रिलायंस करने जा रहा है जामनगर में, तो जामनगर में जो है उसने कार्बन क्रेडिट काफ़ी अर्न कर लिया। किसने? रिलायंस ने। दरअसल कोई भी देश, जो मैंने आपको बताया, वहाँ की कंपनियाँ कार्बन क्रेडिट अर्न करती है तो वो उस देश का कार्बन क्रेडिट कहलाता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज होती हैं वही कार्बन का एमिशन भी करती है और वही कार्बन का सिंक भी तैयार कर सकती है। तो अगर आप कार्बन सिंक तैयार करते हैं तो भी आप कार्बन क्रेडिट अर्न करते हैं, क्योंकि आप जो कार्बन एमिट करने जा रहे हैं उसको रिडक्ट करने के लिए आपने अपने ही कैंपस में कहीं न कहीं उसके रिडक्शन का प्रोसेस लगा लिया, यानी उससे फ्यूल बनाने लगे, आप उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने लगे, उसका प्रोसेसिंग करने लगे, उसका रिसाइकलिंग करने लगे। तो रीयूज करना, रिसाइकल करना, उससे एनर्जी बनाना और उसको ठिकाने लगाना किसी इस तरीके से कि जो कि इन्वायरमेंट को खराब नहीं कर रहा। इसका मतलब आप कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया और रोक लिया, और जो आपने रोका है ये आपका कार्बन क्रेडिट है। अब आया ना समझ में? तो यूएनएफसीसीसी और ये कानूनी तौर पर अलाउ करते हैं उसको कि आप अपना क्रेडिट इकट्ठा कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जमा कर सकते हैं अपने पास कार्बन क्रेडिट को, और बाद में उसको कैश भी कर सकते हैं, आप पैसे में भी बेच सकते हैं, उसका व्यापार कर सकते हैं। अब एक तरफ तो ये बड़ा निगेटिव सा लगता है कि इससे तो बहुत ज़्यादा जो है ये तो गलत चीज़ है, अनएथिकल टाइप की चीज़ लग जाती है कई बार, कि इससे आप पैसा कमाएंगे, इसका मतलब नहीं। लेकिन हम लोग जो मिटिगेशन करना चाहते हैं या हम लोग जो बदलाव लाना चाहते हैं और जो चीज़ें हम लोग करना चाहते हैं, वो ये बहुत ही पॉजिटिव प्रोसेस है, क्योंकि इससे उन लोगों को इनकरेज करने का मौका मिलेगा जो ऐसा काम करना चाहता है। और अगर आप वाकई में कुल मिलाकर के फायदा किसका हुआ, पैसा किसके पास आया और गया। जैसे भारत में मेट्रो चलने लग गई, किसकी सहायता से? जापान की। जापान का पैसा लगा, जापान की टेक्नोलॉजी लगी, वहाँ के इंजीनियर आए, और हमारे ई श्रीधरन थे मेट्रो मैन, हमारे यहाँ के इंजीनियर थे ई श्रीधरन, जिनको हम मेट्रो मैन कहते हैं।
वो लगे रहे और उन्होंने जापान की टीम के साथ मिलकर के, टेक्नोलॉजी के साथ, पैसे के साथ मिलकर के मेट्रो चला दी। फायदा किसको हुआ? यूं देखा जाए तो फायदा हमको हुआ। हमारे पास पैसे भी नहीं थे, टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, दोनों चीज हमको वहां से मिल गई और आज हम मेट्रो में घूम रहे हैं। और झंडी दिखा करके कोई भी जाके उद्घाटन कराता है और वोट ले लेते हैं। अब आपको बात समझ में आई ना कि वो फालतू चीज है कि नहीं, ड्रामा, कि आज मेट्रो का उद्घाटन ये करेंगे और ये पहली बार बैठ करके जाएंगे वो। हाँ, बुलेट ट्रेन भी ठीक इसी तरह से है, ठीक है। बुलेट ट्रेन से किसी को जाना है नहीं जाना है वो एक अलग मसला है, लेकिन ये है कि एक लॉन्ग टर्म आगे जा करके दुनिया जब नई नई टेक्नोलॉजी में जाएगी और एक से एक ट्रेन दुनिया के पास होगी, तब भारत के पास क्या होगा? तो 2020, 21, 22 तक भारत के पास भी बुलेट ट्रेन होगी। और भारत भी जो है, और कहाँ से आएगा वो, कुछ बहुत ही कम, शायद 1% से भी कम, 0.1% या ऐसा कुछ परसेंट ब्याज पे जो है उन्होंने, जापान ने पैसा उपलब्ध कराया है बुलेट ट्रेन के लिए। तो जब इतना सस्ता कोई पैसा दे रहा है ना, और उसके बाद वो जापान भी बचेगा कि नहीं पैसा लेने के लिए है ना, कोई पता नहीं, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे हादसे होते रहते हैं, आप जानते हो। तो वो ऐसा उधार लेने में कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, ठीक है। मालिया होते तो और ज़्यादा ले लेते हैं। भारत को ऐसा उधार मिल रहा था, टेक्नोलॉजी मिल रही थी कि बुलेट ट्रेन आपसे नहीं बनती, हम बना के देंगे, हमारे इंजीनियर आके बना के देंगे, पैसा आपके पास नहीं, हम देते ना, आप शुरू कीजिए प्रोजेक्ट। तो हो गया शुरू, ठीक है। आपके बजट में से कुछ नहीं जाना था, आपके यूनियन बजट में, रेलवे बजट में उसका कोई प्रावधान नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना, जरूरत नहीं है उसकी। तो ऐसी टेक्नोलॉजी यदि आपको और कहीं मिले जो, जिसमें कि आप अपने यहाँ कार्बन क्रेडिट अर्न कर सकें या उसको कार्बन क्रेडिट ट्रांसफर हो जाए, तो वो कुछ लोग तो आउटसोर्स कर रहे हैं। ये कार्बन क्रेडिट का क्या है? आउटसोर्सिंग है, यानी कि रिडक्शन कहीं और किया जा रहा है और क्रेडिट को यूज कहीं और किया जा रहा है, क्योंकि उनको अपने यहाँ पर, अब जब मैंने आपको बताया 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और तमाम मैंने आपको बातें बताई थी, वो सब चीजें होंगी तो कितनी चीजें चार्ज हो रही होगी। कहीं बायोनिक चिप होगी तो आप खुद ही चार्ज हो रहे होगे बार बार जा करके, है ना। हम लोगों को खुद को भी तो चार्ज होना पड़ेगा ना, हम लोगों को खुद को भी, जैसे आपने मूवीज में देखा, रोबोटिक्स वाली जो मूवीज होती हैं उनमें खुद रोबोट को चार्ज करना पड़ता है, बार बार चार्जिंग स्टेशन पे जाना पड़ता है ना। तो हो सकता है हम अगर बायोनिक चिप से बने और हमारे अंदर अगर बहुत सारी ऐसी चीजें हों जो हम मशीन मैन हो जाए, हाइब्रिड मैन हो जाए, तो फिर क्या होगा? चार्ज होना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी की और कितने चार्जर स्टेशन की और कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसका मतलब तब हमको भी कार्बन क्रेडिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो Annex 1 कंट्रीज़ हैं उनको ये इजाज़त दी गई है कि आप बायर भी हो सकते हैं और आप सेलर भी हो सकते हैं कार्बन क्रेडिट के। आप कार्बन ट्रेडिंग के जो सबसे बड़े जो गेम चेंजर हैं वो कौन है? Annex 1 कंट्रीज़। उसमें कौन थे? Annex 1 कंट्रीज में इंडस्ट्रियल कंट्रीज, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, यानी जो पूरी तरह से औद्योगिक, और इकोनॉमी इन ट्रांजिशन, दूसरा पार्ट है उसका इकोनॉमी इन ट्रांजिशन। उसका मतलब सारे डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है। इकोनॉमी इन ट्रांजिशन में CIS आते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जो कि रशिया के डिसोसिएशन के बाद बने थे, जैसे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, बेलारूस, ये जो कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज उतने डेवलप नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको Annex 1 कंट्रीज माना गया है और इनको इजाज़त दी गई पूरी तरह से कि आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, आप बायर भी हो सकते हैं, सेलर भी हो सकते हैं। इंडिया और चाइना ये नॉन एनेक्स कंट्रीज माने जाते हैं। इसमें यहाँ पर वो डेवलपिंग नेशन की तरह ट्रीट किए जाते हैं और वो कहते हैं कि हम लोग अभी डेवलप हो रहे हैं, इसलिए हमको अभी कार्बन कमीशन करना पड़ेगा, अभी हम कोल के ऊपर डिपेंड करेंगे, अभी हम बायोमास को जलाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग उतने डेवलप नहीं है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये कंट्रीज क्या हैं? ये सेलर हैं, ये केवल सेलर हैं, बायर नहीं हो सकते। अभी हम लोग इस स्थिति में नहीं है कि हम कार्बन क्रेडिट रखें अपने लिए और हम फिर, लेकिन हमारी कुछ कंपनियां हैं जैसे कि रिलायंस है और ये हैं, ये उसके बदले में जो है कुछ छूट पा सकते हैं कार्बन क्रेडिट के बदले में। तो ये हो गया कार्बन क्रेडिट, देन उसका ट्रेडिंग, तो इसको बोलेंगे कार्बन ट्रेडिंग। जब उसका व्यापार अंतर्देशीय व्यापार हो जाएगा, एक देश से दूसरे देश के बीच में व्यापार हो जाएगा, एक कंपनी दूसरे कंपनी को सेल करने लग जाएंगी, ये सब छूट जो है अफ्रीकन कंट्रीज के मामले में बहुत ज़्यादा। इसलिए आपने देखा चाइना कहाँ जा कर के इन्वेस्ट कर रहा है, अफ्रीका में जाके इन्वेस्ट कर रहा है कि हम करेंगे आपके यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। तो दूसरे देशों का विकास करने की होड़ 1992 के बाद में लगी है। बात समझ में आई? 1992 के बाद दूसरे देशों में आप विकास करके अपनी योग्यता को और अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं।
नहीं तो आपको लगेगा कि ये इतने उतावले क्यों हैं यहाँ पर ये सब करने के लिए। उससे वो उनके यहाँ ज़्यादा विकास करने के लिए, ज़्यादा कार्बन एमिशन करने के लिए उनको कहीं ना कहीं रिडक्शन करने के आपके यहाँ आकर के रिडक्शन कर रहे हैं। और गुंजाइश भी यही ज़्यादा है क्योंकि यहाँ 8% की ग्रोथ रेट है। आपकी ग्रोथ रेट कितनी है, आप जीडीपी का कितना प्रतिशत हिस्सा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगा रहे हैं, तो यही गुंजाइश है। ठीक है, फिर हम लोगों ने जो किया है वो सोलर मिशन बताया था आपको, जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन, जिसमें वो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, बिलियंस डॉलर ये लगना है। तो थोड़ा सा अब ये चूंकि इतना सब कुछ चल रहा है तो इसमें बीच में थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF, एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है GEF, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, वैश्विक पर्यावरण सहायता। ये एक प्रकार का फंड है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। एक आपने नाम सुना होगा ग्रीन क्लाइमेट फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड, साउथ कोरिया में जिसका हेडक्वार्टर है, और इसका टारगेट 2022 तक $100 बिलियन, $100 बिलियन। ये क्या करते हैं, ये सहायता करने वाले कोष हैं। तो वर्ल्ड में जहां कहीं पे भी जब कभी भी सहायता की बात आएगी कि सहायता कौन करेगा, मदद कौन करेगा, जब भी कभी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात आएगी, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की बात आएगी, क्लाइमेट चेंज के लिए बात आएगी, चाहे वो वेटलैंड वालों के लिए बात आएगी, चाहे वो हम लोगों के लिए जो हैजार्डस वेस्ट है उसके लिए एक और कन्वेंशन है जो मैं भूल जाऊं शायद, रोटरडम कन्वेंशन। रोटरडम कन्वेंशन जो हैजार्डस वेस्ट जो होते हैं, हानिकारक खतरनाक रसायन और पेस्टिसाइड्स, उनके लिए रोटरडम कन्वेंशन। तो इन सब के लिए जब कभी भी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कहां से मिलेगा, तो वो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी क्या चीज है, ये एक प्रकार का फंड देने वाले संस्थान है। जो इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड बैंक। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, वर्ल्ड बैंक, वो ट्रस्टी की तरह उसके अधीन है ये, और ये दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स को सहायता देता है। जो भी कन्वेंशन होती है और जो भी कुछ कॉन्फ्रेंस होती है, ट्रीटी होती है, उसके तहत जो तमाम गरीब देश होते हैं, विकासशील देश होते हैं, और उनको जब सहायता की जरूरत पड़ती तो ये संस्थान देता है। और हम लोगों ने भी कुछ फंड बनाया हुआ है, इंडिया ने भी बनाया है ना। इंडिया ने भी भारत में जो है, हमारा भारत का भी कोष है क्लाइमेट का, तो उसी से हम लोग जो है वो, उसमें पैसा कहाँ से आता है, उसमें पैसा वहाँ से भी आएगा जब हमको जो प्रतिशत मिलना चाहिए वो तो मिलेगा जो सब देशों को मिलता है। तो हमारी जनसंख्या के हिसाब से या हमारे क्षेत्रफल के हिसाब से जो हमको मिलना है वो मिलेगा। लेकिन इसके लिए तीसरी टर्म काम आएगी, कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स, अब ये कार्बन टैक्स किस पे होगा, ये कार्बन टैक्स उन संस्थानों पे लगेगा, उन कंपनीज पे लगेगा, उन मशीनरी पे लगेगा जो कार्बन का एमिशन ज्यादा करते हैं। जैसे कोल जो है, जो कोल माइंस होती हैं उसमें 1 टन कोल के ऊपर 400 रुपया लगभग कार्बन टैक्स है, भारत सरकार लेती है। कोल के ऊपर भारत सरकार जो अपने फंड में जो फीस लेती हैं वो कितने लेती हैं, 1 टन के ऊपर लगभग 400 रुपया। तो जो प्राइवेट कंपनियों को और उनको, तो आपने देखा है कोल माइंस का अलॉटमेंट होता है, एलोकेशन होता है कोल माइंस का, है ना, उसका बिडिंग होता है और मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है वो उसको बांटता है। और कोल स्कैम भी हुआ था, वो यही माना गया था कि वो सस्ते में दे दिया गया है। तो वो यही है कि उसमें जब आप कोल को अलॉट करेंगे और वहाँ से जब कोल का प्रोडक्शन होगा तो 400 रुपये के हिसाब से पर टन के हिसाब से जमा होगा उसमें। और वो पैसा किस काम आएगा, वो पैसा काम आएगा कि जो सोलर मिशन है, जैसे अगर आप बिजली बनाएंगे कोयले से तो कार्बन एमिशन होगा, तो एमिशन का जो रिडक्शन करना है वो किससे होगा, अल्टरनेटिव सोर्स से, रिन्यूएबल एनर्जी से। तो आप विंड टरबाइन लगाने वाले हैं, जैसे विंड टरबाइन लगाएंगे तो खर्चा बहुत आता है, जमीन खरीदनी पड़ती है गवर्नमेंट को कई बार,
कई लोगों के खेतों में लगाएंगे तो उनको पैसे देने पड़ेंगे कि आपके यहाँ विंड टर्बाइन लगाएंगे, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। फिर उसको स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए स्टील और तमाम चीज़ें लगेंगी, मशीनरी लगेंगी, उसके लिए पैसा चाहिए। तो ये सब पैसा कहाँ से आएगा? इन चीज़ों से आएगा। फिर जो लोग डीजल कार चलाते हैं, जैसे पेट्रोल आप कार चलाते हैं तो पेट्रोल कार से ज़्यादा प्रदूषण होता है, तो डीजल कार की कीमत 2-3 लाख रुपए ज़्यादा होगी। तो 2-3 लाख रुपए ज़्यादा क्यों होंगी? क्योंकि उसमें कार्बन टैक्स जुड़ा हुआ है। तो वो जो टैक्स आएगा वो किस में जाएगा? वो उस फंड में जाएगा, और वहाँ जा करके वो कहाँ काम आएगा? अल्टरनेट सोर्स में काम आएगा, रिन्यूएबल एनर्जी की उसमें काम आएगा। तो हम जब भी सोलर मिशन के लिए बजट की बात करते हैं या इंडिया में, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इतनी महंगी एनर्जी डेवलप कर पाए, तो कुछ तो हमको अंतर्राष्ट्रीय सहायता मिलेगी और कुछ हमारे यहाँ से हम लोग कार्बन टैक्स लगाएंगे, कंपनियों पे लगाएंगे जो कार्बन एमिशन करते हैं, उत्पादन करते हैं, कारपोरेट्स के ऊपर लगेगा, मशीनरी के ऊपर लगेगा, कारों के ऊपर, ऑटोमोबाइल के ऊपर लगेगा, डीजल के ऊपर लगेगा, डीजल के ऊपर हम लोग टैक्स लगा देंगे, ट्रैक्टर को और इनको छोड़ के, जो कृषि में काम आने वाली चीज़ें हैं उनको छोड़ करके। समझ में आ रहा है ना? तो जब आप ग्रीन हाउस गैसेस के उसमें जाएंगे ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट में, तो सरकारें क्या कर रही हैं डोमेस्टिक लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे तो समझ में आ गया आपको, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया और ये हो गया और UNFCCC हो गया, बॉडी भी समझ में आ गई, अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी समझ में आ गया, ट्रीटी भी समझ में आ गई, सम्मेलन भी आ गए, कौन कितना कम करेगा ये भी बता दिया, ठीक है, सब हो गया। डोमेस्टिक लेवल पे क्या हो रहा है? ये हो रहा है, कार्बन क्रेडिट भी हो रहा है, कार्बन ट्रेडिंग भी हो रहा है और कार्बन टैक्स भी चल रहा है। तो ये जो है हमारे डोमेस्टिक एफर्ट्स हैं जो हम लोग घरेलू तौर पे करने की कोशिश कर रहे हैं। और भी हैं, अगर आप पढ़ेंगे इनको तो और चीज़ें जाएंगी। मैंने एक परिचय देने की कोशिश की है, इससे एक शुरुआत होगी, और वैसे बहुत ज़्यादा डीप में भी नहीं जाया जाता सिविल सर्विसेज में, क्योंकि हम लोग कोई एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में कोई डिप्लोमा नहीं करने जा रहे ना। हमारा उद्देश्य भी है कि एनवायरनमेंट की एक समझ है, उसकी मैनेजमेंट कैसे होगा, उसकी एक समझ कैसे विकसित की जा सकती है, उसके लिए आपको ये चीज़ें बताई। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर एक आता है कार्बन फुटप्रिंट। इन दिनों में एक चीज़ चली है, और कार्बन सिंक भी बताया था आपको। कार्बन सिंक कई इंस्टीट्यूशंस और कई ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना कार्बन सिंक बनाने लगे हैं, है ना। और कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? ये प्रत्येक व्यक्ति का भी हो सकता है, परिवार का भी हो सकता है, कोई भी यूनिट हो सकता है। यूनिट के तौर पे हम कंट्री को भी ले सकते हैं, यूनिट के तौर पे हम लोग किसी व्यक्ति को ले सकते हैं, परिवार को ले सकते हैं, कॉलेज को ले सकते हैं, गायत्री शक्तिपीठ को ले सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई भी कार्बन की एक यूनिट हो सकता है। कार्बन फुटप्रिंट की क्या हो सकता है कि हम एक वर्ष में या एक महीने में, इकाई समय में, एक नियत समय में, एक सर्टेन टाइम में, एक सर्टेन एरिया में, सर्टेन लोगों के द्वारा, ठीक है, कितना कार्बन एमिशन किया जाता है, किस रूप में किया जा सकता है। अगर आप बिजली इतनी देर चलाते हैं तो इतनी देर बिजली अगर आप यूज करते हैं तो एक व्यक्ति का कार्बन फुटप्रिंट क्या होगा? 1 साल का। 1 साल तक उसने जितने बल्ब या जितनी रोशनी का उपयोग किया, उसको बनाने में कितना कोल कम्बशन हुआ, कहाँ पर? थर्मल पावर प्लांट में, वो उसके हिस्से में आएगा। उतना कार्बन एमिशन उसने किया। मैंने आपको बताया था एक गूगल की सर्च, है ना, किसके कितने क्या उसके बराबर होती है, वो आप जा करके देखना। गूगल पे आप एक सर्च मारेंगे तो वो कितनी देर तक बल्ब जल सकता है उससे, आपके घर का। तो हम कितनी बार सर्च मारते हैं गूगल पे, तो उतना कार्बन एमिशन हमारा हुआ। तो एक गूगल सर्च इज इक्वल टू कार्बन एमिशन निकाल के बताएगा वो आपको। आज सर्च करना, एक इस नाम पे भी कर लेना, ठीक है। तो आपको वो कार्बन एमिशन बताएगा। यानी हम मोबाइल का कितना यूज कर रहे हैं, कितनी बार चार्ज करते हैं चीज़ों को, कितने इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस यूज करते हैं। अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस या आपका कंप्यूटर या आपने कोई लैपटॉप अगर मान लीजिए अभी खरीदा और 3 साल हो गए और अब आपको नया वर्जन लेने, आप उसको फेंक देते हैं या आप नहीं चलाते हैं, तो उसको बनाने में जितना खर्च हुआ था, उस पूरे पीसी को या लैपटॉप को बनाने के लिए जितना कार्बन लगा था, वो सब भी आपके खाते में आएगा। आप तो पैसा दे करके निकल जाएंगे ना। पैसे की पर्यावरण में कोई वैल्यू नहीं, ये आपने छापा है, उसके लिए बकवास है नेचर के लिए। बात समझ में आई ना। आप डॉलर में क्रेडिट कार्ड को दिखा करके, डॉलर को दिखा करके, रुपए को दिखा करके पर्यावरण को नहीं खरीद सकते।
आप कार्बन के बदले कार्बन चाहिए उसको, यानी जितना कार्बन आप उत्पादित कर रहे हैं उसको आप खत्म करो, मुझे मत दो। बात समझ में आ रही है? आपने एक पेड़ काटा तो उस पेड़ की जितनी जिम्मेदारी पूरी जिंदगी में थी वो जिम्मेदारी अब आप निभाइए, फिर से इतने पेड़ लगाइए ताकि वो इतनी जल्दी बड़े होकर के उसकी जिम्मेदारी पूरी कर सकें। कुछ समझ में आ रहा है? ये कार्बन फुटप्रिंट है। आप जिम्मेदार जितने कार्बन के लिए हैं, एक साल के अंदर मान लीजिए, तो एक साल तक मान लीजिए एक कॉलेज है, तो उस कॉलेज में कितनी कारें आती हैं, कितने बच्चे स्कूटी से आते हैं, बाइक से आते हैं, फिर कितना कागज यूज होता है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं पेपरलेस हमारे यहाँ सब कुछ है। इसलिए जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है न्यू दिल्ली का, वो जीरो हो गया, उसका कार्बन कितना है? जीरो। वो बोलते हैं हमारे यहाँ कार्बन जीरो है। हमने अपना एक रिन्यूएबल सोर्स का एक एनर्जी पावर प्लांट लगा रखा है। तो पूरा जो एयरपोर्ट है, कोची एयरपोर्ट भी अपने आप को जीरो बताते हैं। ये दोनों एयरपोर्ट बोलते हैं कि हमने अपनी एनर्जी का पूरा जितना कुछ है, सब कुछ जो आप यहाँ रह करके चार्ज करेंगे, जितनी रोशनी दिख रही है, ये सब जीरो कार्बन पे चल रहा है। इसके लिए हम पर्यावरण में कुछ भी एमिशन नहीं कर रहे पूरे एयरपोर्ट। तो ऐसी कई संस्थाएं अपने आप को कार्बन जीरो घोषित कर रही हैं, बड़ी से बड़ी संस्थाएं, और ये करना पड़ेगा। तो कार्बन फुटप्रिंट समझ में आया? कार्बन फुटप्रिंट कभी भी लिखना पड़े तो एक समय, निश्चित समयावधि में, खास करके एक वर्ष का लें, तो एक व्यक्ति का भी कार्बन फुटप्रिंट हो सकता है कि उसने अपना कितना कार्बन यूज किया है और वो कितना बचा लेता है। जो जितने ज्यादा पेड़ लगाएगा वो एक तरह से कार्बन क्रेडिट अर्न कर रहा है, क्योंकि वो पेड़ जो आपने लगाया और वो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड सोख रहा है वो आपके खाते में हो गया। तो आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए तो आपके अकाउंट में बहुत सारे वो होंगे, कार्बन क्रेडिट होंगे, तब आप खर्च कर सकते हैं। आपको खर्च करने की इजाजत है। कुछ समझ में आ रहा है? अगर हम वृक्षारोपण को तो कई बार समझाते हैं, धार्मिक रूप से भी समझाते हैं, हमारे यहाँ पे भी वृक्षारोपण, लेकिन अगर इस रूप में समझाया जाए कि मान लिया जाए आपका खाता खुला हुआ है एनवायरमेंट में, है ना, पर्यावरण में आपका एक खाता है और उस खाते में आप कर्जे में हैं, यानी आपने लोन लिए हुए हैं या आपने ज्यादा डिपॉजिट किए हुए हैं, आप किस स्थिति में हैं, ऐसा समझने की कोशिश कीजिए। यही कार्बन फुटप्रिंट है। तो हमको अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना चाहिए और कार्बन क्रेडिट बढ़ाना चाहिए। और कार्बन क्रेडिट बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। जितने पेड़ हम लगाएंगे इसका मतलब हम फॉरेस्ट कवर एरिया बढ़ाते हैं, कार्बन सिंक बढ़ाते हैं और अपने लिए क्रेडिट अर्न करते हैं। तो पुण्य जब मिलेगा वो एक अलग चीज है। आप अगली आने वाली जनरेशन, मान लीजिए आज से 30 साल बाद, अभी पिछले 30 सालों में इतना परिवर्तन आ गया, अगले 30 साल बाद जब आपके बच्चे होंगे और मान लीजिए उनको कोई समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, पर्यावरण के कारण समस्या है, ग्रीन हाउस के कारण समस्या है, कार्बन एमिशन के कारण जो रिडक्शन नहीं हो पाया उसी के कारण जो समस्याएं हैं, तो वो आपसे सवाल कर सकते हैं कि आप तो कर सकते थे, बहुत छोटा सा काम है, उन दिनों में तो पेड़ चल भी जाते थे, अब तो हम पेड़ उगाते हैं तो वो पकड़ते ही नहीं, गति नहीं होती उसमें, और इतना सारा पॉल्यूशन है कि वो उसको उगने ही नहीं देता, सैपलिंग ही नहीं आ पाते बाहर। ऐसा पॉल्यूशन भी बढ़ सकता है। ऐसी परिस्थितियां भी आ सकती हैं कि आप पेड़ लगाएं और वो उगने से मना कर दें, ऐसी समस्याएं भी खड़ी हो सकती है। तब वो कहेगा ना आप तो उगा सकते थे, आपके टाइम तो उगते थे ना, आपका फोटोग्राफ हमने देखा है, पेड़ थे बहुत सारे, हाँ, तो आप तो कर सकते थे। ये सब सवाल जो है ये किए जा सकते हैं और आपसे तो किए ही जा सकते हैं, क्योंकि आप रहोगे इन सवालों के लिए, और ये कभी भी हो सकता है। ये डराने वाली बात नहीं। कई लोग सोचते हैं कि आप डरा रहे हैं, अनावश्यक डरा रहे हैं। नहीं, मैंने वही बताया ना, मेंढक जो है वो उबलते पानी में नहीं है, धीमी आंच पे पक रहा है। हम लोग धीमी आंच पे पकने वाले मेंढक हैं। उछल करके बाहर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि अभी उतनी गर्मी नहीं है, लेकिन जब वो उबलना शुरू कर देता, कई बार पानी धीमे धीमे पकता रहता है ना, हमको पता नहीं चलता, लेकिन जब आवाज आने लगती है बड़बड़ाने की, जब वो उबलने लगता है, तब समझ में आता है कि अच्छा इतना गर्म हो गया। तो ये परिस्थितियां कभी भी हो सकती है, और उस स्थिति में आपके पास कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उतनी स्थिति खराब हो जाए उसके बाद क्या कर पाएंगे। तो ये जो जितनी भी कन्वेंशन है इनका सार है,
बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी भी बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं पर्यावरण के मामले में, जितना आप समेटो उतना कम है। मुझे और कुछ याद आ रहा होगा तो मैं आपको बताऊं। आप लोग मुझे कुछ याद दिलाइए, किसी को कुछ और याद आ रहा है? हाँ, डेजर्टिफिकेशन पर भी कन्वेंशन है, वो भी आप कर सकते हैं। डेजर्टिफिकेशन भी एक प्रकार की ऐसी समस्या है जो बढ़ता जा रहा है। जीरोफेटिक कंडीशन के बारे में आप जानते हैं कि राजस्थान का जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान जो है, पहले मरुस्थल नहीं था, मरुस्थल वेस्टर्न राजस्थान में था, लेकिन अब आपका ईस्टर्न राजस्थान भी डेजर्टिफिकेशन की चपेट में आ गया। और जो वेजिटेशन आज से 20 साल पहले जो पौधे ईस्टर्न राजस्थान में दिखाई देते थे, वो अब वेस्टर्न एमपी में भी दिखाई देने लगे। यानी वेस्टर्न एमपी में दिखाई देने लगे, मतलब राजस्थान का वो हिस्सा जो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, उस मध्य प्रदेश में अब वो पौधे दिखाई देने लगे हैं जो डेजर्ट में होते हैं। ये लक्षण होता है, किस चीज़ के सिम्टम्स होते हैं कि यहाँ डेजर्ट बनने वाला है, तो डेजर्ट खिसक रहा है, दिनों दिन डेजर्टिफिकेशन बढ़ता है। इसको कॉम्बैट करने के लिए भी बहुत सारी कन्वेंशन है। 1 या 2 कन्वेंशन के नाम जो है आप लोग याद रख सकते हैं और परीक्षा में लिख सकते हैं, उसका मुझे याद नहीं आ रहा। और तो ये समग्र रूप से जब कभी आपको जलवायु परिवर्तन पर और इनके ऊपर जब कभी लिखना हो तो आप इस स्तर पर जा सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग जो क्लास लेंगे उसमें पर्यावरण प्रदूषण को लेंगे, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को लेंगे, और खास करके मैं बायोडाइवर्सिटी पे बात करूंगा। बायोडाइवर्सिटी में हर बार मैं क्लास लेता हूं, पर बहुत जल्दी मैं आपको सारे फाइलम का परिचय देने की कोशिश करूंगा, और सामान्य एनिमल्स क्या होते हैं और क्यों उनको जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, और फिर उनका कंजर्वेशन और पॉल्यूशन को भी लेने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। अगले सप्ताह हमारा एनवायरनमेंट वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा। तो इस बार का टेस्ट आपका एनवायरनमेंट पे, अगला फिर एनवायरनमेंट पे होगा। तो दोनों टेस्ट आप दीजिए भरपूर। इस बार बेसिक वाला है, थोड़ा बेसिक एनवायरनमेंट की नॉलेज है, अगली बार थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा। तो उनको दोनों टेस्ट में आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम देव